प्रियंका राठौर आपके लिए लेकर आई हूँ आज का नया वाला लेक्चर और आई होप आपको मजा आ रहा होगा। प्रकाश संश्लेषण वाले चैप्टर से भी ज्यादा इसमें मजा आएगा क्योंकि भाई बायो में केमिस्ट्री जो है, ठीक है, तो बायो और केमिस्ट्री का जो वो कहते हैं ना आजकल फ्यूजन बहुत फेमस है ना, मजा आता है उसको पढ़ने में क्योंकि बायो केमिस्ट्री अपने आप में अलग सब्जेक्ट हो जाता है। मतलब बायो भी केमिस्ट्री भी अलग सा ही एक वो फ्यूजन वाला, आजकल गानों का फ्यूजन चलता है ना, वैसे सब्जेक्ट में भी फ्यूजन लगा रखे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 14 हम कर रहे थे और उसका आज हम करने वाले हैं जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 3। और आपको पता है कि मैं आपके लिए कितनी मेहनत करके इनको रिकॉर्ड्स करके लेके आई हूँ। मैं हूँ नहीं यहाँ पर, लेकिन फिर भी मैं हूँ और यही मेरा जो है जादू है। ठीक है, चलो मैजिकल पावर। सोच रहे होंगे बच्चे मैम क्या कह रही है, समझ गए जो बच्चे जिन्होंने सुना है कि मैं यहाँ नहीं हूँ फिर भी क्यों हूँ, ये वो समझ चुके हैं। चलिए ठीक है, और जो बच्चे लाइव क्लास को अटेंड नहीं कर पाए थे वो बड़े दुख जाहिर कर रहे हैं मुझे मैसेज करके, लेकिन कोई बात नहीं, लाइव क्लास होगी, चिंता मत करो। बस आते ही लाइव क्लास की तैयारियां शुरू हो जाने वाली है, उसी में लगने वाली हूँ मैं। मुझे क्या लगना है, मतलब ऑफिस लगेगा उसमें, मैं तो भाई आ जाऊंगी जैसे रोज आती हूँ। तो ये सारा हमारा चैप्टर फ्लो था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पायरुविक अम्ल का वायवीय ऑक्सीकरण पढ़ने वाले हैं। जितना बड़ा ये नाम दिख रहा है ऐसा कुछ नहीं है, ये नाम बड़े और दर्शन खोटे वाला हिसाब चल रहा है। ठीक है, और एसिटिल सह एंजाइम यानी कि एसिटिल को एंजाइम का निर्माण कैसे करते हैं वो देखेंगे। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, शायद 10-15 मिनट में मैं आपको आज फ्री कर दूंगी, लेकिन हमेशा की तरह जैसा मैं कहती हूँ ये जो 10-15 मिनट बच जाते हैं, ये जो 10-15 मिनट बच जाते हैं ना आपकी छोटी छोटी क्लासेस में, इसका यूज किया करो। दूसरी लाइव क्लासेस में जाके पंचायती ना करें, है ना। फिर आप वो बोलते हैं मैम बैकलॉग कैसे खत्म करें। भाई टाइम मैनेजमेंट करना सीखो, है ना। टाइम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया वाली चीज है। जब टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाओगे ना, जिंदगी सुखी हो जाएगी, चाहे पढ़ने में हो, चाहे लिखने में हो, या किसी भी चीज में हो। जैसे हम हमारा टाइम मैनेज करते हैं, आपको पता है मैं 9, 10, 11, 12 ये चारों क्लासेस लेती हूँ, उसका होमवर्क भी खुद करवाती हूँ, वीडियो टेस्ट भी बनाती हूँ, उसके बाद आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस वाला खुद करती हूँ, उसके बाद 1 शॉट आ गए हैं मेरे, तो कितना टाइम मैंने। और उसके बाद आपको पता ही है मेरे घर के काम, झाड़ू पोछा बर्तन, कोई मेड नहीं है मेरे पास, है ना। तो ये कैसे करते होंगे आप, तो बोलते हैं मैम हम तो स्कूल जाते हैं, हमारा तो पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है। ये जो टाइम की बर्बादी आज जो भी करोगे आप, है ना, मेरी क्लास के बाद किसी दूसरी लाइव क्लास में जाके चैटिंग करके, वो बर्बादी नहीं करे, अपनी अपनी क्लासेस अटेंड करे, है ना, और करो दूसरी क्लासेस, लेकिन ज्ञान के लिए करो, ऐसे फालतू की चीजों के लिए नहीं। ठीक है, तो इसका टाइम मैनेजमेंट यही है। ऐसे टाइम 10-10 मिनट बचा के जो है टाइम मैनेजमेंट किया जाता है। मेरे लिए तो 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, 4-5 काम निपटा दूं मैं अपने 10 मिनट में। तो ये 10 मिनट आज जो मैं आपको दे रही हूँ उसका यूज करेंगे आप, है ना, मिस यूज नहीं करेंगे। ये जो है भाई ये वाला अलग चीज है कि आप जैसे बायो 11th क्लास 12th में हो या 11th में हो, आप 12th की बायो पढ़ने जा रहे हो, वो चीज चाहिए, लेकिन पढ़ने जा रहे हो और कुछ ना करने जा रहे हो। ठीक है, इसका बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। चलो, तो हमने लास्ट क्लास में क्या बनाया, कुछ पनीर टिक्का विक्का बनाया था क्या मैम ने, जो ऐसे पूछ रही है। नहीं, हमारे बायो के जो पनीर टिक्के हैं वो यही है, पायरुविक अम्ल, है ना। लास्ट हमने ग्लाइकोलाइसिक अम्ल, जो जब ग्लाइकोलाइसिस किया था तो हमने एक सदस्य बनाया है पनीर टिक्का, हमारा पायरुविक अम्ल। बहुतों के दिल तोड़े हमने उस रिएक्शन में, बहुतों के आंसू निकाले और फिर जाके ये पायरुविक अम्ल बना है। उसका अब हम वायवीय ऑक्सीकरण कराने वाले। याद करो मेरी बात को, मैंने कहा था कि ग्लाइकोलाइसिस में किसी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, वो अनाक्सी और ऑक्सी दोनों प्रकार के श्वसन में कॉमन पाथवे है और बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। लेकिन अब जो प्रक्रियाएं होने वाली है उसके लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए। देखो वायवीय क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको ऑक्सीजन चाहिए इसके अंदर। ठीक है, बिना ऑक्सीजन के ये नहीं होगा, यानी कि यहां से एरोबिक वाला, अब यहां से जो प्रक्रिया शुरू हो रही है वो एनारोबिक में, यानी कि जो अनाक्सी श्वसन करते हैं, जिनमें ऑक्सीजन श्वसन में यूज नहीं आती, उनकी प्रक्रिया थोड़ी अलग हो जाएगी
और जो ऑक्सीजन यूज करते हैं श्वसन में उनकी प्रक्रियाएं अलग हो जाएंगी। ग्लाइकोलाइसिस दोनों में सेम रहेगा। ठीक है, अब पायरुविक अम्ल क्या है, ये इसको जब हमने ग्लूकोज बनाया तो इसने ग्लूकोज को देखा कि ग्लूकोज के कितने नखरे हैं। अब ये पायरुविक अम्ल के भी ज्यादा नखरे हैं। ये कहता है जब ग्लूकोज ने इतने नखरे किए तो मैं तो भाई और ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, पूरा इतने सारे स्टेप्स करके आया हूँ, है ना, तो मैं तो ऐसे इतनी आसानी से कहाँ नहीं जाऊंगा, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि हमको सेकेंड साइकिल चलाना है। ग्लाइकोलाइसिस का सेकेंड स्टेप क्या है? क्रेब्स साइकिल, है ना। अब इसको क्रेब्स साइकिल में भेजना है, लेकिन ऐसे नहीं भेज सकते इसको, वही इसके नखरे। ये कहता है मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाना है इसको, लेकिन ये जाता नहीं है। ये कहता है ऐसे नहीं जाऊंगा, तो फिर वही इसको बहला फुसला के, है ना, मेकअप शेकअप करके इसको बदल के हमें कहीं भेजना पड़ेगा। तो इसको किस में बदलना है? इसको हमें बदलना है एसिटिल कोएंजाइम के अंदर। तो ये जो है ये एक क्या है? लिंक है, कड़ी है। वो खाने वाली कड़ी की बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। कड़ी है ये किसके बीच की? ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच की। क्वेश्चन आता है कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच की योजक कड़ी कौन सी है? ये वाली जो अब हम यहाँ पे इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। पायरुविक अम्ल ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है, ये हम पढ़ चुके हैं। पायरुविक अम्ल का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिससे CO2 और H2O का निर्माण होता है। ये हमें ये स्टेप करना है, लेकिन ये होगा कहां? ये क्रेब्स साइकिल में होगा, क्रेब्स चक्र में होगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है कि ये क्रेब्स साइकिल में इतनी इजीली जा नहीं रहा है। यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल तथा ETS, जिसको हम या ETC कहते हैं, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, ये 2 स्टेप्स में काम होंगे। कल भी हमने बात की थी कि वो जो NADH बना है, NADH, ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरीकरण मतलब ETS में जाएगा, ETC में, और वहां से ATP देगा। ये डायरेक्टली ATP नहीं दे पाता। तो पहले तो हमें पायरुविक अम्ल से भी अभी ऊर्जा निकालनी है और ATP बनाने हैं। दूसरा, जो हमारे NADP बनेंगे, NADH, उनको भी हमें क्या करना है? आगे की तरफ ले जाना है। अच्छा, कई बच्चे जो है, मैं शायद बता चुकी हूं कि NADPH और NADH में फर्क है। हमने फोटोसिंथेसिस में NADPH पढ़ा था, इसको कंफ्यूज NADPH पढ़ा था, ये अलग है बेटा। ये क्या है? ये रिडक्शन का काम करता है। ये इलेक्ट्रॉन लेता है और इलेक्ट्रॉन दे देता है आगे, H2O देता भी है। ये रिडक्टिव होता है नेचर में, जबकि ये जो है ऊर्जा इससे भी निकलेगी, लेकिन ये रिडक्टिव इन नेचर है, ये रिडक्टिव नहीं है। ठीक है, ये बेसिक फर्क है। इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी चाहिए। मैं मुझसे कहीं छूट गई है, आप भी याद आ गई मुझे। निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, याद हो जाएगी। निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। अब हाइड्रोजन लग जाएगा तो हाइड्रोजन हो जाएगा आगे। ठीक है, ये NAD की फुल फॉर्म है, NAD की। NADP की क्या लिखोगे? तो NADP की क्या हो जाएगा? निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट हो जाता है वो, यहाँ पे P नहीं है। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस में देखा था, ये हमने प्रकाश संश्लेषण में देखा था। यहाँ पे ये अपचयन का काम करता है, यहाँ पे अपचयन का काम नहीं करता। यहाँ पे हम मेनली, इसमें बहुत सारी ऑलरेडी ऊर्जा है, इस ऊर्जा को हमें निकालना होता है। तो यहाँ पे हम एज अ ऊर्जा के सोर्स के रूप में इसको काम में लेते हैं। तो इनको और इनको अलग अलग लिखे। प्रकाश श्वसन में P लगाएं, P से प्रकाश श्वसन याद हो जाएगा। देखो इसमें P आ रहा है, इसका मतलब इसको फोटोसिंथेसिस में यूज करना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो जाओ। और श्वसन वाले में P नहीं लगाना है, तो ये NAD आएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे फर्क हैं इन दोनों में, लेकिन आपके लिए इतना बहुत है। आ जाओ, क्या हुआ? हमें क्रेब्स साइकिल में भेजना है इसको, और यहां से भी अभी और NADP निकालने हैं, लेकिन ये तो भाई NADH निकालने हैं, लेकिन ये तो भाई बहुत नखरे वाला है। ये कह रहा है मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, तो हम जुगाड़ लगाएंगे। अब इसका जुगाड़ क्या लगाएंगे? इसको एसिटिल सह एंजाइम, जिसको एसिटिल को एंजाइम भी कहते हैं, में परिवर्तित कर देंगे। ठीक है,
कैसे परिवर्तित करेंगे, तो परिवर्तन का राज बताते हैं आपको। सबसे पहले क्या करना है, ये कोशिका द्रव्य में है, ये बात तो आपको पता है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है, कोशिका द्रव्य में होती है। वहां से पायरुविक अम्ल को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लेके आना है, लेकिन इसको बदल के लेके आना है, छुपा के लेके आना है, चोर है ये बिल्कुल। पायरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कर NAD, देखो यहाँ NAD है, P नहीं है, तथा सह एंजाइम यानी कि को एंजाइम A से संयुक्त हो जाता है। फलस्वरूप ऑक्सीकारी यानी कि वी कार्बोक्सिलीकरण, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। ग्लाइकोलाइसिस में अभी तक कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकली थी, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में हमने कहीं कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकाली, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी सबसे पहली बार, के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु मुक्त होता है और साथ में क्या बनता है, NADH। मैंने पहले ही बोल दिया है, चाहे तो मैं इसको ऐसे लिखूं जैसा कि आपकी NCERT में लिखा हुआ है, चाहे तो मैं इसको ऐसे लिखूं और चाहे तो मैं इसको ऐसे लिखूं, मेरी मर्जी, ठीक है, ये सब सही है यही, क्योंकि ये बार बार लिखने में क्या है, थोड़ा सा लंबा हो जाता है, शॉर्ट ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो NADH बनता है और इससे क्या मिलेगी हमें, ऊर्जा, मतलब ATP का खजाना हमारे हाथ लगने वाला है। इसका लिंकिंग भी हमें भाई ATP देके जा रहा है, ठीक है। कैसे होगी कहानी अभी समझाती हूं मैं। इस अभिक्रिया के अंत में एसिटिल कोएंजाइम का निर्माण होता है। क्या बनेगा इसमें, एसिटिल कोएंजाइम बनेगा और हमें यही चाहिए, क्योंकि ये इजीली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाएगा। पायरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जा सकता, उसके लिए गेट बंद है। एसिटिल कोएंजाइम के लिए गेट खुले हैं, तो इसने दिमाग लगाया, शातिरगिरी है ना, वो सीरियल्स में वैम्पायर्स होती है ना, इस तरह के खेल खेलती है, षड्यंत्र रचती है, वैसा वाला इसने षड्यंत्र रचा कि मैं रूप बदल के जाऊंगी। तो ये रूप बदल दिया इसने और किस में बदल जाता है, ये एसिटिल कोएंजाइम में बदल जाता है। एसिटिल कोएंजाइम में बदलता है और इसके समीकरण जो है मैं आपको अभी लिख देती हूँ नीचे। क्या समीकरण बनता है इसका, देखो सबसे पहले पायरुविक अम्ल जो होता है, पहले मेन समीकरण लिख देती हूँ मैं, और मैं आपको एक दूसरी चीज भी बताऊंगी जो आपके NCERT में नहीं है, लेकिन कहीं आप पढ़ेंगे किताबों के अंदर, जब आप दूसरी किताबें झांकेंगे तो फिर आप कहेंगे कि मैम ने तो बताया नहीं, इसीलिए आपको बता देती हूँ मैं। देखो ये फिर नखरे कर रहा है बोर्ड बेचारा, इसको कुछ खाना वाना खिलाते नहीं है ना ये, इसीलिए परेशान हो रखा है। इसकी 2-4 बार आरती उतारो तो सही चलने लग जाएगा ये। पायरुविक अम्ल क्या होता है, पायरुविक अम्ल के पास एक NAD पड़ा रहता है, कहाँ पे, कोशिका द्रव्य में। कहाँ हो रही है ये रिएक्शन, कोशिका द्रव्य में ही हो रही है, अभी माइटोकॉन्ड्रिया में गया नहीं है ये। और इसके साथ क्या मिल जाता है, एसिटिल कोएंजाइम। अच्छा, एसिटिल कोएंजाइम को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, सह एंजाइम बार बार नहीं लिखना पड़े इसलिए। ये दोनों मिलते हैं और क्या बनता है, तो इससे हमारा क्या बनेगा, ये पूरा एसिटिल कोएंजाइम बन जाता है। एसिटिल कोएंजाइम, वैसे यहाँ पे एसिटिल नहीं लगेगा, ये एसिटिल होता ही अलग है, खाली कोएंजाइम लिखो नहीं तो सेम सी चीज हो जाएगी, ठीक है। एसिटिल कोएंजाइम प्लस CO2 निकल जाती है, प्लस हमें हाथ में क्या आता है, खजाना, किसका, NADH2 का, और यही हमें एनर्जी भी देगा। तो यहाँ पे भी ATP बन रही है। फिर से पहले हम ग्लाइकोलाइसिस में कितनी ATP बना के लाए हैं, 8, अभी 3 और मिलेंगी। 3 क्यों, ज्यादा ही मिलेगी भाई। पायरुविक अम्ल के कितने अणु बना के लाए हो बाहर से, ग्लाइकोलाइसिस में 2 अणु बना के लाए हो, एक अणु बनने में एक NADPH निकलता है, तो 2 अणु बनने में कितने NADPH निकलेंगे बच्चों, 2। अच्छी मैथ से मेरी। तो भाई कितने ATP हो गए, एक NADPH से 3 ATP मिलते हैं, तो 2 से कितने मिलेंगे, 3 दूनी 6, टेबल भी आती है मुझे, 6 ATP फिर से आ गए हमारे पास, है ना। 8 ATP उधर, ये कैलकुलेशन करते जाना, 6 ATP इधर। लिंकिंग योजक कड़ी में भी हमें ATP मिल रहा है। लिंकिंग जो हमारा स्टेप है, इसको लिंकिंग स्टेप भी कहते हैं, योजक चरण, है ना। क्वेश्चन आ जाए भाई, योजक चरण क्या है, किसका, श्वसन का,
या क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस के बीच योजक चरण कौन सा है? तो ये है, क्या बनना? एसिटिल कोएंजाइम बनना। पाइरुविक अम्ल से एसिटिल कोएंजाइम बनना एक लिंकिंग स्टेप है। ये एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, आपके एग्जाम में भी। अब एसिटिल कोएंजाइम ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स साइकिल की योजक कड़ी है, ठीक है, का कार्य करता है। पाइरुविक अम्ल के ऑक्सीकरण से निर्मित एसिटिल अब क्रेब्स साइकिल में प्रवेश कर जाता है। इसको पास मिल गया, अब ये आराम से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा और क्रेब्स साइकिल चलेगा। ये तो बात है हमारे प्रिय एनसीईआरटी की। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरी बुक्स क्या कह रही है, क्योंकि ये मैंने कहा कि जब आप इसको ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ेंगे तो ये इतना इजी स्टेप नहीं है ना। एनसीईआरटी और आपके स्कूल लेवल पे ये स्टेप बहुत है, लेकिन वही जब आप दूसरी बुक्स खंगालेंगे तो फिर मैम को ब्लेम देंगे कि मैम ने तो ये बताया नहीं, है ना, गोले कर करके भेजेंगे। मैं आपको बताती हूँ ये स्टेप ऐसा नहीं होता। इसमें 2-3 चीजें काम करती है, जिसमें एक चीज तो आपको यहाँ पे लिखनी है, चाहे आप एनसीईआरटी लिखे, ये Mg2+। जो बच्चे मेरा खनिज लवण वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं ऐप पे, वहां पे मैंने बात बताई थी कि मैग्नीशियम कितना इंपॉर्टेंट है ना। मैग्नीशियम की इंपॉर्टेंस में हमने बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस में मैग्नीशियम, जो ग्लाइकोलाइसिस हम कल करके आए हैं, वहां जहां पे एटीपी हमने काम में ली है या एटीपी बनाई है, वहां पे सब जगह भी आपको Mg लिखना है। अगर मैं भूल गई हूँ शायद कल वाली क्लास में, तो आप लिखेंगे, ठीक है। और आज अभी नोट उस पर लिख दो Mg, यहाँ पे भी Mg काम में आ रहा है। तो जो खनिज लवण वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 12, जो कि उसका ये वाला लेक्चर पढ़ चुके होंगे मैग्नीशियम वाला, तो उसमें ये देखो यहाँ पे भी मैग्नीशियम की इंपॉर्टेंस है, आयन काम में आ रहा है। ग्लाइकोलाइसिस में भी एटीपी जहां बनता है और निकलता है, दोनों जगह जहां पे भी काइनेज एंजाइम लगाओगे वहां मैग्नीशियम लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। लगा दें उसको, कल वाली आपके जो नोट्स आपने क्लास से लिखे उसमें, बाकी वाले नोट्स में तो मिल जाएंगे आपको, नोट्स इसके डल चुके हैं, है ना। बच्चे बोल रहे थे मैम पहले वाले चैप्टर के तो डाल दो, पहले एडवांस, तो उसको देख लो, एक खुशी मना लो आप, ठीक है। चलो, अब ये होता कैसे सुनो, ये एक्स्ट्रा में काम कर रहे हैं मैं, है ना, ये मैं थोड़ा आपको एक्स्ट्रा ज्ञान दे रही हूँ। चाहो तो लिखो, चाहे तो जाने दो, जैसी जिसकी श्रद्धा। अभी क्या है कि पाइरुविक अम्ल जो होता है ना, वो सबसे पहले एक टीपीपी से कनेक्ट करता है। अब ये टीपीपी क्या है? टीपीपी ये है थियोमिन, टीपीपी थियोमिन पायरोफॉस्फेट, इससे कनेक्ट करता है सबसे पहले, ठीक है। और एक सम्मिश्र बना देता है, इसको टीपीपी सम्मिश्र कहते हैं। सम्मिश्र का मतलब कॉम्प्लेक्स, है ना, ये कॉम्प्लेक्स बना ना, दो चीजें मिली तो कॉम्प्लेक्स बन गया, ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब टीपीपी जो होता है ना, ये एक और हमारे पास एसिड है, ये कोशिका द्रव्य में ही हो रही है सारी चीजें, बार बार मैं कह रही हूं, माइटोकॉन्ड्रिया में गए नहीं अभी हम। लाइकोपिन अम्ल होता है, लाइकोपिन तो भाई आ जाएगा आपके वहां पे, लाइकोपाइन अम्ल होता है। और लाइकोपाइन अम्ल से रिएक्शन होती है जब टीपीपी की, तो क्या बनता है? एसिटिल लाइकोपाइल बनता है, लाइकोपाइन या लाइकोपाइल दोनों लिख देती हूं मैं, है ना, लाइकोपाइल बनता है। अब ये एसिटिल लाइकोपाइल जो होता है, ये अब कोएंजाइम से रिएक्ट करता है। अब ये कोएंजाइम क्या है ना, ऐसे मत पूछना मुझसे, क्योंकि हम जैव अणु पढ़ के आए हैं, वहां पे मैंने बताया था कि एंजाइम के 2 पार्ट होते हैं, एक प्रोटीनस पार्ट और दूसरा पार्ट होता है कोफैक्टर। कोफैक्टर कुछ भी हो सकता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है, धातु हो सकता है, या फिर कोएंजाइम हो सकता है, जिसको हम सह एंजाइम भी कहते हैं। तो ये वो कोएंजाइम है, ठीक है, सह एंजाइम जिसको कह रहे हैं, इसी को हम शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं। तो ये क्या बन जाता है? जैसे ये एसिटिल लाइकोपाइल इससे कनेक्ट होता है, हमारा क्या बन जाएगा? दिख ही रहा होगा आपको, एसिटिल कोएंजाइम बन जाएगा।
अब को मैंने वैसा लिख दिया, ठीक है। चलो वैसे आपको ये इंग्लिश वाला ही लिखना है, इंग्लिश वाला ही लिखो। अब ये लाइकोपाइल का क्या होगा, ये तो बेचारा अकेला पड़ गया। ये लाइकोपाइल कुछ नहीं, यही लाइकोपाइल NADH से रिएक्ट करेगा, NAD से, और NADPH प्लस लाइकोपाइल वापस से बना लेगा, पहले वाला लाइकोपाइल। देखो ये लाइकोपाइल परिवर्तित रूप है इसका, वापस बनाना ना भाई, ये साइकिल 2 बार चलाओगे आप, 2 पायरुविक अम्ल है हमारे पास, तो 2 अणु बनेंगे, ठीक है, लाइकोपाइल वापस बन जाता है। ऐसे होता है ये, लेकिन ये थोड़ा सा ग्रेजुएशन का बात है ना, BSc में पढ़ोगे आप, अभी नहीं लिखने का, नहीं लिखे तो ही अच्छा है। तो ये थी हमारी आज की कहानी, छोटी सी ही थी है ना, लेकिन क्यों छोटी थी, क्योंकि आपको इस टाइम का यूज करना है। और मेरा जो आप बैकलॉग, पहले बोले थे दिवाली की छुट्टियां दे दो बैकलॉग कर लेंगे, फिर बोले छठ की छुट्टी दे दो बैकलॉग कर लेंगे, बैकलॉग हुए या नहीं हुए हैं तो अभी बैठ के बैकलॉग करो। 10-15 मिनट बचे हैं आपके पास, 10-15 मिनट में एक लेक्चर तो हो जाएगा, फास्ट फॉरवर्ड करोगे तो, ठीक है। और छोटे लेक्चर कोई कर लोगे सिंपल वाले तो वो भी हो जाएंगे, क्योंकि बहुत से हमारे ऐसे लेक्चर हैं जो शायद 15-20 मिनट के ही होंगे, उनको कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हमें क्रेब्स साइकिल लेना है, इसके साथ नहीं हो पाता, क्लास काफ़ी लंबी हो जाती, और इसका भी आपको बड़ा दुख रहता है। कई बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं जब मेरी क्लास 1 घंटे की, मैम 1 घंटे की क्लास मत लिया करो, हमें बहुत लिखना पड़ता है। तो इसीलिए मैं छोटे छोटे कोशिश करती हूँ कि एक टॉपिक को एक में ही निपटाऊँ। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।